हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बच्चों देखो, कहानी शुरू होती है 1830 के दौरान से। यूरोप में लोगों के पास ना पैसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गरीबी थी। उनके लिए तो जीवन जीना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। खाना ही नहीं था, काम भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो 1800 के पहले जो आधे हिस्से में यानी 1800 टू 1850 में यूरोप की आबादी यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई। मतलब ज़्यादा लोग हो गए थे, लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़े थे। तो बहुत लोग काम ढूंढ रहे थे, लेकिन नौकरियां यानी जॉब्स उनको मिल ही नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत कम थी। जैसे 10 लोगों को काम चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 काम मिल रहे हों। तो गांव के लोग जो है ना, वो शहरों की तरफ गए क्योंकि उन्हें लगा शहर में काम मिलेगा। लेकिन शहर में तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से लोग भीड़ भाड़ भरी स्लम्स में रहने लग गए। अब शहर के छोटे कारीगर, जैसे जो हाथों से काम करा करते थे ना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनको इंग्लैंड से आई जो है एक सस्ती मशीन से बनी चीज़ों से कंपटीशन मिल रहा था। इंग्लैंड में मशीन से बनने की टेक्निक, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, आगे बढ़ चुकी थी। ये दिक्कत ज़्यादा कपड़ों के काम में आई थी, टेक्सटाइल में आई थी। लोग घर में या छोटी वर्कशॉप में कपड़े बनाते थे, लेकिन वो मशीन का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे। इसलिए उनका काम महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता था और मशीन मेड कपड़े जो थे वो सस्ते मिला करते थे। फिर यूरोप के कुछ एरियाज में अब भी राजा महाराजा जैसे बड़े लोग, एरिस्टोक्रेट्स, रूल करा करते थे। किसान यानी पीजेंट्स को उनका फ्यूडल टैक्स और जोर जबरदस्ती के काम देने पड़ते थे। किसानों का जीवन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब जब खाने का दाम ही बढ़ जाता या फिर खारिफ या फिर फसल खराब हो जाती, तब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता था, शहर में भी और गांव में भी। अब इस तरीके से क्या हुआ कि 1848 में ऐसे ही हालत हो गए। खाना नहीं था, काम नहीं था, लोगों का गुस्सा बिल्कुल बहुत फूट फूट के बाहर आ रहा था। पेरिस के लोग सड़क पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पर दिखा भी रखा है पिक्चर में कि कैसे कैसे सब हो रहा है। फिर क्या हुआ कि लोगों ने रस्तों में रोड ब्लॉक करने बना दिए, बैरिकेड्स होते हैं, बैरिकेड्स लगा दिए। तब के राजा लुइस फिलिप को भाग जाना पड़ा। अब क्या हुआ, वॉज फोर्स टू फ्ली, वो भाग जाना पड़ा। अब फिर नेशनल असेंबली बनी, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अब रिपब्लिक होगा, मतलब लोगों की सरकार। हर 21 साल से ऊपर के आदमी को वोट देने का हक मिला और सरकार ने ये वादा किया कि सबको काम दिया जाएगा। सरकार ने वर्कशॉप्स, काम करने की जगह जो होती है उसको खोली, जहां लोगों को नौकरी दी जाती थी। फिर इसके पहले 1845 में ना बच्चों, सिलेसिया यानी जर्मनी का एक हिस्सा था, उसमें वीवर्स जो बंकरों में काम करते हैं, उन्होंने विद्रोह यानी कि रिवोल्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें काम देते थे ना, उन्होंने पैसे कम कर दिए थे। अब कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें कपड़ा बनाने का काम और सामान दिया करते थे, लेकिन अब उन्हें बहुत कम पैसा मिलने लगा था, बहुत कम पैसा मिलने लगा था, नाइंसाफी हो रही थी। तो एक पत्रकार यानी कि जो जर्नलिस्ट थे, विलहेल्म वोल्फ, उन्होंने उस दिन का हाल एक कहानी की तरह लिखा था। क्या लिखा कि देखो बच्चों, उस गांव में 18,000 लोग रहते थे, 18,000 लोग रहते थे और कपड़े बुनना यानी कॉटन वीविंग सबसे ज्यादा लोगों का काम था। उनका जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा दुखद था। भूख से परेशानी, काम का दबाव, सब कुछ उनके जीवन में था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी मजबूरी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया और पैसा कम कर दिया। अब 4 जून 2 बजे दोपहर में बंकरों को एक बड़ा झुंड अपने घरों से निकला, ठीक है, और वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के घर तक गए और उसे अधिक पैसे यानी कि हायर वेजेस उससे मांगने लगे। कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, कभी डांटा, कभी धमकाया। फिर एक ग्रुप ने घर में ज़बरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ कर दी।
उन्होंने ग्लास, फर्नीचर, बर्तन सब तोड़ दिए, अपना गुस्सा निकाला। दूसरा ग्रुप स्टोर हाउस यानी गोडाउन में घुसा, कपड़े लूट लिए और फाड़ दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार के साथ एक पास के गांव में भाग गया, लेकिन उस गांव ने कहा हम ऐसे लोगों को नहीं रखते। अब ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, मतलब 24 घंटे बाद वो फौज लेकर वापस आ गया। फौज और बनकरों के बीच झगड़ा हो गया, उसमें 11 बनकरों को गोली मार दी गई। इस तरीके से बच्चों क्रांति जो है वो पूरी तरीके से चल रही थी, क्योंकि भूखमरी बहुत ज्यादा थी। तो ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। अब द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो 1848 के टाइम पे ना यूरोप के कई देशों में गरीब लोग जैसे कि किसान, पीजेंट्स, बेरोजगार लोग और भूखे मजदूर जो थे वो सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन इसी वक्त एक और रेवोल्यूशन भी चल रहा था जो थोड़ा सा अलग था। ये दूसरी क्रांति पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास चला रहा था। ये लोग भी बदलाव चाहते थे, पर उनका तरीका जो था वो बहुत अलग था। सोचने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में बदलाव चाहते थे। फ्रांस में फरवरी 1848 में लोगों ने राजा के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। इतना प्रेशर बना कि राजा को अपना गद्दी यानी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, और इसे कहते हैं एब्डिगेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद लोगों ने रिपब्लिक बना दी, यानी मतलब ऐसा देश जहां पर लोगों की गवर्नमेंट होती है। इस रिपब्लिक में सभी आदमी जिनकी एज 21 या उससे ज्यादा थी ना, उन्हें वोट देने का हक दिया गया। इसे कहते हैं यूनिवर्सल मेल सफरेज। फिर क्या हुआ बच्चों, यूरोप के कई देश ऐसे थे जहां अभी तक अपना अलग देश नहीं बना था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर। वहां के जो पढ़ा लिखे मिडिल क्लास लोग थे ना, आदमी और औरत दोनों ही एक साथ आए और दो चीजें मांगने लगे। क्या? सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा अपना एक अलग देश यानी नेशन, मतलब यूनिफिकेशन, सबको मिलाकर एक नेशन बनाना। अब जब आम लोग गुस्से में सड़कों पर थे गरीबी और भूख के कारण, तो इन लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने उस अनरेस्ट का फायदा उठा लिया। उन्होंने बोला कि भाई हमें भी एक देश चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों पर चलेगा, जिसमें प्रेस की फ्रीडम हो, न्यूज़पेपर कुछ भी लिख सके, लोग अपने ग्रुप बना सकें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और सब कुछ एक पार्लियामेंट के अंडर हो। इस तरीके से होने लगा। अब जर्मनी के अलग अलग रीजन्स में कई लोग जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, बड़े कारीगर एक जगह फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा चलो मिलकर वोट देते हैं और अपना एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। असेंबली का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो देश के लिए कानून बनाए। फिर 18 मई 1848 को 831 लोग, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग जो वोट के जरिए चुने गए थे, एक बड़ा प्रोसेशन लेकर फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर चले गए। ये लोग चर्च ऑफ सेंट पॉल में गए, जहां पे पहली बार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टार्ट हुई। बहुत ही खुशी का माहौल था, जैसे किसी फेस्टिवल जैसा। अब उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें क्या लिखा था कि जर्मनी एक देश होगा जिसमें मोनार्क होगा, यानी कि राजा का राज होगा, लेकिन वो राजा भी पार्लियामेंट के अंडर ही होगा। यानी राजा सब कुछ अकेला डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि पार्लियामेंट के साथ मिलकर करेगा। जब असेंबली ने ये प्लान जो है किंग फ्रेडरिच विलहेल्म फोर यानी प्रूशिया के राजा को दिया, और ये बोला कि आप हमारे जर्मनी के राजा बनिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंडर, तो राजा ने साफ इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया। उसने बोला मुझे ऐसी क्राउन नहीं चाहिए जो जनता ने दी हो। फिर वो और दूसरे राजा मिलकर इस असेंबली के अगेंस्ट हो गए। अब राजा और सेना यानी मिलिट्री दोनों मिल गए थे असेंबली को रोकने के लिए। मिडिल क्लास की बनाई पार्लियामेंट की पावर धीरे धीरे कम होने लगी, लोग भी पीछे हटने लगे। अब क्या हुआ बच्चों, पार्लियामेंट में सिर्फ पढ़ा लिखा मिडिल क्लास ही बैठा हुआ था। उन्होंने मजदूर और कारीगर लोगों की मांगे पूरी ही नहीं की थी, इसलिए वो लोग भी पार्लियामेंट से नाराज हो गए और उनका सपोर्ट भी चला गया। एंड में क्या हुआ कि राजा ने आर्मी बुला ली। आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया और असेंबली को बंद करवा दिया, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट
फेल हो गई। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या हुआ, इस लिबरल मूवमेंट में कई साल से औरतें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, पर जब उनके वोटिंग राइट्स की बात आई ना, तो ये टॉपिक सबके लिए कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल हो गया। औरतों ने अपने पॉलिटिकल ग्रुप बना लिए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए और आंदोलनों में भाग लेने लग गई। ठीक है, वो हर जगह एक्टिव होने लग गई। अब डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड। अब देखो, फिर भी जब असेंबली का इलेक्शन हुआ ना, तो जो लेडीज को वोट देने का हक यानी सफरेज नहीं दिया गया था ना, उनको सीधे मना कर दिया गया कि सिर्फ जेंट्स को ही वोट देने का अधिकार दिया गया है। जब पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में चालू हुई, तो लेडीज सिर्फ देखने वाली ऑब्जर्वर बनकर बैठ सकती थी, वो भी ऊपर वाली गैलरी में। उनको बात करने का, डिसाइड करने का कोई हक ही नहीं मिला था। कंजर्वेटिव लोग कौन है, जो राजा और पुराने सिस्टम को सपोर्ट करते थे, उन्होंने 1848 में लिबरल लोगों के मूवमेंट्स को रोक दिया, पर पुराना सिस्टम वापस पूरी तरह से नहीं ला पाए। अब राजा भी समझने लगा था कि अगर बार बार रेवोल्यूशन और रिप्रेशन यानी दबाव होते रहेंगे तो उनका रूल तो टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि लिबरल लोगों को कुछ मांगे मान लेनी चाहिए, कंसेशन हमें देना होगा। इसलिए 1848 के बाद बच्चों, यूरोप के जो देश राजा के अंडर थे ना, जैसे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, उन्होंने भी धीरे धीरे वही रिफॉर्म्स लाने शुरू किए जो वेस्टर्न यूरोप में पहले आ चुके थे। अब गुलामी जैसे काम, जैसे सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर, जब लोग जमीन के मालिक के अंदर बंधे होते हैं, ये सब खत्म कर दिया गया, स्पेशली हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया में। हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी को ज्यादा आज़ादी और कंट्रोल दिया, इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। ये 1867 में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की पूरी ये स्टोरी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हम पूरी सीरीज चला रहे हैं बच्चों, पूरा चैप्टर आपको समझाया जाएगा एंड तक। अभी और भी इसके पार्ट बाकी हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और CBSE का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पे, इस चैप्टर में से इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर में से मोस्टली हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इसको स्टोरी की तरह पूरा मेरे को सुना है और लाइन टू लाइन कनेक्ट करा है, कहीं भी कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी इसके आपको काफ़ी सारे करवाएंगे, जिसमें आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस चैप्टर की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट सेक्शन से भरें। इसको बताएं कैसी लगी, क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या कौन सी बात बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट डाल गई। सो थैंक यू सो मच।